दोस्तों, आप सभी के इस कहानी के तीसरे भाग में एक बार फिर से स्वागत है। चलिए कहानी का तीसरा चैप्टर स्टार्ट करती हूँ। अगर आप लोगों ने पहले दूसरे चैप्टर को अभी तक नहीं पढ़ा है तो लिंक कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया, आप लोग प्लीज़ पढ़ लेना। चलिए अच्छा तीसरा चैप्टर स्टार्ट करती हूँ। आप लोग प्लीज़ कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना फ्रेंड्स। 2 दिन का समय सबका शादी की तैयारियों में ही निकल गया, लेकिन इन सब के बीच अविष्का ने एक बार भी अच्छत से बात नहीं की थी, ना ही अच्छत ने बात करने की कोशिश की थी। इन सब से अविष्का का डर और भी बढ़ रहा था, जबकि अच्छत ने उसे जो धमकी दी थी, इस वजह से वो इस शादी से पीछे भी नहीं हट सकती थी। इसी टेंशन में कब दिन से रात और रात से दिन हो रहे थे, उसे कुछ भी पता नहीं चल रहा था। इन सब के बीच ही उसकी हल्दी मेहंदी की रस्म पूरी हो चुकी थी। शादी वहाँ के एक प्रसिद्ध मंदिर में होनी थी। प्रताप जी और अनीता जी बार बार अविष्का को देखकर यही सोचती कि कैसे उनकी बेटी इतनी बड़ी हो गई कि अब अपने माँ पापा के घर को छोड़कर अपनी एक नई दुनिया बसाने जा रही है। यही सब सोच सोच कर उनकी आंखें नम हो रही थी। हालांकि वो जानती थी कि अच्छत एक सही इंसान है उसकी बेटी के लिए, लेकिन चाहे वो कितना भी अच्छा हो, उनके जिगर के टुकड़े को अपने साथ लेकर जाने वाला था। यही बात बार बार उसको कचोटती थी। इन सब खुशी और दुख के मिले जुले भाव के साथ वो लोग अपनी फर्ज को बखूबी निभा रहे थे। आज ही शादी होने वाली थी, इसीलिए हर तरफ चहल पहल मची हुई थी। कुछ देर में मंदिर के लिए निकलना था, इसीलिए अविष्का की कुछ कजिन मिलकर उसे तैयार कर रही थी। कुछ ही देर में अविष्का पूरी तरह से तैयार हो चुकी थी। अविष्का ने गोल्डन कलर का लहंगा पहन रखा था, जिस पर डार्क ग्रीन कलर का ब्लाउज और डार्क ग्रीन कलर का दुपट्टा। उसने 2 दुपट्टे कैरी किए हुए थे, एक जो उसके कंधे पर लटक रहा था और दूसरा जो अच्छे से सर पर सेट किया गया था। सर वाला दुपट्टा ब्लड रेड कलर का था, जिसमें छोटे छोटे स्टोन लगे हुए थे। चेहरे पे लाइट मेकअप, माथे पे बड़ा सा मांग टीका, नथ जो अविष्का के होठों को छू रही थी, कानों में बड़े बड़े झुमके, गले में एक चोकर जो उसके लुक को बहुत ही खूबसूरत बना रहा था। हाथों में डार्क रची हुई मेहंदी। कुल मिलाकर अभी कोई उसे देखता तो अपने होश खो देता। अब इसका मिरर में खुद को देखते हुए मन ही मन कहती है, सब कुछ बहुत अच्छा है, पर क्या ज़िंदगी भर मैं इस धमकी को निभा पाऊँगी? ये सोच कर उसने अपनी आंखें बंद कर ली। उसकी बंद आँखों के सामने उसके माँ पापा की तस्वीर उभर आई, जिसे देखकर उसने एक गहरी सांस ली और मन ही मन बोली, जो भी हो, अब मैं अपनी किस्मत महादेव के भरोसे छोड़ती हूँ। जैसी उनकी इच्छा होगी वैसी ही होगी, लेकिन मैं उस अच्छत से सोदिया को बताऊँगी कि शादी क्या होती है। बहुत शौक़ है ना उसे शादी करने का। तभी उसके कानों में अनीता जी की आवाज़ पड़ती है, जो कि उसे लेने आई थी। जब अनीता जी की नज़र अविष्का पे पड़ी तो उनकी आंखें नम हो गई, लेकिन उन्होंने जल्दी ही अपने आंसुओं को साफ किया और अपनी आंखों से काजल निकाल कर अविष्का के कान के पीछे लगा दिया और बोली, बहुत सुंदर लग रही है मेरी बच्ची। चल, अच्छत ने गाड़ी भेजी है, समय हो गया है। इसी के साथ सब मंदिर की तरफ निकल गए। कुछ ही देर में गाड़ी मंदिर के बाहर आकर रुकी। मंदिर बहुत ही भव्य था, जिसे अच्छे से सजाया गया था। वहाँ पर एक छोटा सा मंडप लगाया गया था, जिसे बहुत ही खूबसूरती से सजाया गया था। मंडप में अच्छत बैठा हुआ था और पंडित जी कुछ रस्म करवा रहे थे। तभी अनीता जी जाकर अविष्का को अच्छत के पास बिठा देती हैं, जिससे शादी की रस्में आगे होने लगती हैं। कुछ ही देर में शादी की सारी रस्मों के साथ ही शादी संपन्न होती है और पंडित जी कहते हैं, अब से आप दोनों पति पत्नी हैं, अपने सारे बड़ों का आशीर्वाद लीजिए। उनकी बात सुनकर अच्छत और अविष्का अपनी जगह से खड़े होकर सारे बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं और फिर इसके बाद विदाई का समय आता है। विदाई के समय अविष्का अपने पापा और माँ के गले लगकर बहुत रोती है, लेकिन फिर प्रताप जी अपने सीने पे पत्थर रखकर अपनी बेटी को विदा करते हैं। कुछ देर बाद गाड़ी आकर सिसोदिया भवन में रुकती है, जहाँ काकी ने गृह प्रवेश की सारी तैयारियां करवा रखी थी। पूरा सिसोदिया भवन बहुत ही खूबसूरती से साथ लाइट्स और फूलों से सजाया गया था। हर तरफ फूलों की खुशबू बिखरी हुई थी। सब कुछ बहुत ही सुंदर लग रहा था।
लेकिन एक बात थी जो अविष्का को खटक रही थी कि परिवार का वहाँ कोई भी नहीं था सिवाय ईशान और काकी की। लेकिन इस समय उसे कुछ भी पूछना सही नहीं लगा। काकी ने गृह प्रवेश की रस्म पूरी करवाई और फिर उन्हें रूम में जाकर आराम करने को कहा और ईशान को अविष्का को उसका रूम दिखाने को बोल कर काकी किचन में दोनों के लिए खाना लेने चली गई। ईशान अविष्का के साथ चलते हुए उसे रूम की तरफ लेकर जाने लगा। रूम में पहुंचने पर ईशान ने अविष्का को बेड पे बिठाया और खुद अविष्का के पैरों के पास बैठ गया। उसके ऐसे बैठने से अविष्का सकपका गई और हैरानी के भाव आंखों में लिए ईशान की तरफ देखने लगी। तो ईशान बहुत ही प्यार से बोला, पता है भाभी, लोग कहते हैं भाभी माँ के समान होती है, लेकिन माँ कैसी होती है ये तो मुझे पता ही नहीं है। पर आज से मेरी ज़िंदगी में मेरी माँ की जगह मैं आपको देना चाहता हूँ। कहते हुए ईशान की आंखों में नमी साफ साफ झलक रही थी। वहीं ईशान की बातें सुनकर अविष्का की आंखें भी नम हो गई। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि जिस ईशान से वो पहले मिली थी, जो इतना शरारती था, उसके मन में इतनी सारी बातें हैं। ये जानकर अविष्का मन ही मन बोली, चाहे मेरा रिश्ता मिस्टर सिंह से कैसा भी हो, लेकिन मैं कभी भी ईशान के साथ बुरा बर्ताव नहीं करूँगी। इन्होंने मुझे माँ की जगह दी है तो मैं अपने कर्तव्य को बखूबी निभाने की कोशिश करूँगी। ये सब सोचते हुए उसने अपने हाथ को ईशान के सिर पर रख दिया। इस स्पर्श में बहुत सारी ममता थी, जिससे ईशान की आंखों के जो आंसू अभी तक नमी के रूप में दिख रहे थे, वहीं आंसू उसके गालों पर लुढ़क आए, जिसे देखकर अविष्का ने जल्दी से उसके आंसू साफ करते हुए बोली, मुझे ना तुम शरारत करते हुए ही अच्छे लगते हो, ऐसे रोते हुए नहीं। और अगर तुम्हें तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने ऐसे रोते हुए देख लिया तो पक्का डिच करके चली जाएगी। उसकी बात सुनकर ईशान रोते हुए भी मुस्कुरा देता है और अपने सर को अविष्का की गोद में रख देता है। ईशान और अविष्का की बातें बाहर खड़ा अक्षत सुन रहा था। उसे ये नहीं पता था कि अविष्का अपनी माँ को ईशान अपनी माँ को इतना मिस करता है। ये जानकर उसकी आंखों में भी आंसू आ गए थे, लेकिन उसने जल्दी से अपनी आंखों की नमी को छुपाते हुए अंदर रूम में आ गया और ईशान को देखते हुए कहता है, ओए नौटंकी, अगर तेरी बातें अपनी भाभी से हो गई हों तो फिर निकल, अब मुझे मेरी बीवी से बात करना है। उसकी बात सुनते ही जो ईशान अभी तक सेंटी था, वो अचानक से गुस्से से घूरते हुए अक्षत को देख कर कहता है, आपकी बीवी बाद में है, लेकिन ये मेरी भाभी माँ पहले हैं, इसीलिए मैं तो नहीं जा रहा, बताओ क्या करोगी। उसके ऐसे बर्ताव और बात को सुनकर अक्षत अपनी एक आईब्रो को ऊपर उठाकर देखता है और जाकर अविष्का के बगल में बैठते हुए कहता है, सही कहा, मैं क्या ही कर लूँगा मैं। वैसे किसी ने मुझसे कहा था कि उसे स्पोर्ट्स बाइक चाहिए, BMW की, जो मैंने देखी भी थी, पर अब लगता है उसकी ज़रूरत ही नहीं है। कोई बात नहीं। उसकी बात सुनते ही ईशान की आंखें बड़ी हो जाती हैं और वो जल्दी से अक्षत के पास आता हुआ कहता है, भाई, मेरे अच्छे वाले भाई, आपको भाभी माँ से बात करनी है ना, और आप चाहते हो मैं यहाँ से चला जाऊँ, तो मैंने मना कब किया है, मैं जा रहा हूँ ना। कहते हुए वो बाहर जाने लगता है। वो भी दरवाजे तक पहुँचा ही था कि अचानक से उसे अक्षत की आवाज़ सुनाई देती है, रुक जा जरा। उसकी बात सुनते ही ईशान जल्दी से अक्षत की तरफ पलटता है तो अक्षत उसे कुछ इशारा करता है। उसका इशारा देखकर ईशान की नज़र उस तरफ जाती है जहाँ अक्षत इशारा कर रहा था। वहाँ पर एक गिफ्ट रैप रखा हुआ था। उसे देखकर ईशान सवालिया नज़रों से अक्षत की तरफ देखता है, जिसे देखकर अक्षत उसे वो गिफ्ट रैप लेने का इशारा करता है, जिससे ईशान उसे उठा लेता है और उसे खोलने लगता है। जैसे ही वो गिफ्ट खुलता है, उसमें की रखी हुई दिखाई देती है, जिसे देखते ही ईशान की आंखों में चमक आ जाती है और वो जल्दी से अक्षत की तरफ देखता है, जो अपनी पलकें झपका देता है और कहता है, बाहर पार्किंग में खड़ी है। उसकी बात सुनकर ईशान चिल्लाते हुए आकर अक्षत के गले लग जाता है और कहता है, थैंक यू भाई, आप वर्ल्ड के बेस्ट भाई हो। उसकी बात सुनकर अक्षत थोड़ा रूड टोन में कहता है, चल ज़्यादा मस्का मत मार, जाकर अपनी पढ़ाई कर।
उसकी बात सुनकर ईशान खुशी खुशी बाहर की तरफ चला जाता है। उसकी जाती ही अविष्का, जो अब तक बहुत ही शांति से अच्छत के पास बैठी हुई थी, वो जल्दी से उठकर उससे दूर जाकर खड़ी हो गई। उसे ऐसे देखकर अच्छत की आंखों में चमक आ गई। वो भी अपनी जगह से खड़े होते हुए उसकी तरफ बढ़ने लगा। तभी अविष्का हल्का सा घबराई, लेकिन खुद को मजबूत करने के लिए बनावटी गुस्से को दिखाते हुए बोली, क्या कर रहे हैं आप? उसकी बात सुनकर अच्छत अपने होठों के कोनों को एक साइड से ऊपर उठाते हुए, कुछ खास नहीं, बस आज हमारी फर्स्ट नाइट है ना, तो कहते हुए वो अविष्का के करीब बढ़ने लगा। उसको ऐसे अपने करीब आता देखकर अविष्का की सांसें अटक गई और वो अपने कदम पीछे लेने लगी। उसके कदम जितने पीछे जा रहे थे, अच्छत के कदम उतने ही आगे बढ़ रहे थे। धीरे धीरे पीछे होते होते अचानक से अविष्का के पीछे सोफा आ गया। अचानक से सोफे से टकराने की वजह से अविष्का का बैलेंस बिगड़ गया और वो पीछे की तरफ गिरने लगी। तभी अच्छत जी जस्ट अविष्का के आगे ही था। अचानक उसे हड़बड़ा जाने से उसने भी अपना बैलेंस खो दिया और दोनों ही सीधे सोफे पे जा गिरे। पहले अविष्का और उसके ऊपर अच्छत। दोनों की नज़रें एक दूसरे पे पड़ी। आज पहली बार अच्छत अविष्का को ध्यान से देख रहा था। अविष्का की बड़ी बड़ी आँखें, तीखी नाक, उसकी पंखुड़ियों से होंठ, जिसे देखते ही अच्छत की निगाहें उसके होठों पे टिक गई। वहीं अविष्का भी एक टक अच्छत को देख रही थी। उसकी परफेक्ट जो लाइंस, उसकी गहरी आँखें जिसमें काफ़ी राज छुपे हुए थे, माथे पे बिखरे हुए बाल उसे बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव बना रहे थे। तभी अविष्का का ध्यान इस बात पे जाता है कि वो अच्छत को एक टक देख रही है, जिसे महसूस कर वो अपना सर झटक देती है और अच्छत को अपने ऊपर से उठाने के लिए ज़ोरदार धक्का देती है, जिससे अच्छत उसके ऊपर से हटकर उसकी साइड हो जाता है। उसकी साइड होते ही अविष्का जल्दी से उठकर जाने लगती है। उसको ऐसे जाता देखकर अच्छत जल्दी से उसका हाथ पकड़कर खींच लेता है। अब की बार अविष्का अच्छत के ऊपर ही गिर जाती है। उसको अपने ऊपर गिरता देखकर अच्छत धीरे से उसके कान में जाकर कहता है, माना कि मैं हैंडसम हूँ, चार्मिंग भी हूँ, और तो आज की रात हमारी सुहाग रात भी है, इसीलिए समझ सकता हूँ तुमसे कंट्रोल नहीं हो रहा। उसकी बात सुनते ही अविष्का हड़बड़ाते हुए उठ खड़ी होती है और कहती है, तुम और हैंडसम, मजाक अच्छा कर लेते हो, जिंदगी में कभी आईना देखा है? उसकी बात को बीच में ही काटते हुए अच्छत कहता है, आईना? व्हाट आईना? उसकी बात का जवाब देते हुए अविष्का कहती है, अरे जो अंग्रेज की मौसीरी बुआ की चचेरे ताऊ की चौथी बहन के घर में पल रहे गधे के रिश्तेदार। माना तुम्हारे रिश्तेदार अंग्रेज हैं, लेकिन तुम तो भारत में रहते हो। आईना मतलब मिरर, देखा है कभी? उसके बाद अफसोस जताते हुए, अगर देखा होता तो कभी भी खुद को हैंडसम ना समझती। उसकी बात सुनकर पहले तो अच्छत हैरान रह जाता है कि अभी अविष्का ने कितने सारे रिश्ते गिनवा दिए, लेकिन जल्दी ही अपने आप को संभालते हुए जैसे ही कुछ बोलने को होता है कि अविष्का उसको धक्का देते हुए बाथरूम में चली जाती है। उसके जाते ही अच्छत कुछ देर तो इधर उधर देखता रह जाता है, फिर खुद से कहता है, सच कहते हैं लोग, जब तक बीवी बनी नहीं है तब तक कोई लड़की तुम्हारे सामने भीगी बिल्ली बनकर रहेगी, लेकिन जिस दिन वो लड़की तुम्हारी पत्नी बन जाती है उसी दिन वो शेरनी बन जाती है। उदाहरण के लिए इसे ही देख लो। इतना सोचकर अपना सर झटकता है और चेंजिंग रूम की तरफ बढ़ जाता है। कुछ देर में जब वो चेंज करके आता है तो देखता है अब इसका सोफे पे बैठी हुई है। उसी सोफे पर देख कर वो कहता है, क्या बात है, सोना नहीं है क्या? वहाँ क्यों बैठी हो? उसकी बात सुनकर अविष्का उसे घूरते हुए कहती है, अच्छा तो कहाँ सोऊं? उसकी बात सुनते ही अच्छत मुस्कुराते हुए कहता है, वैसे तुम्हारे पति का बेड बहुत बड़ा है, तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ अपना बेड शेयर कर सकता हूँ। कहते हुए उसकी आंखों में शरारत साफ साफ झलक रही थी। तभी उसका जवाब देते हुए अविष्का कहती है, तुम्हारे साथ बेड शेयर करे मेरी जुत्ती। कहते हुए वो उस सोफे पर ही सोने की कोशिश करने लगती है। कुछ ही देर में खुद को उस सोफे पे कंफर्टेबल कर लेती है और सोने लगती है। उसको ऐसे देखकर
अक्षत हल्के से मुस्कुरा देता है और उठकर बालकनी में चला जाता है, जहां आसमान बहुत ही साफ था। चांद की एक पतली सी रेखा नजर आ रही थी। अक्षत कुछ पल चांद को देखने के बाद उसकी नज़र चांद के पास की ही एक तारे पे ठहर जाती है, जिसमें काफ़ी चमक थी। उसे देखते हुए वो कहता है, तो मेरे लिए अपनी बहू सी है, पता है थोड़ी नाराज़ है, पर उसे सच्चाई भी तो नहीं पता है ना। आप तो जानते हो ना इस शादी के पीछे की क्या वजह है। चलो अब मैं आपको ज़्यादा परेशान नहीं करूँगा, बस आप अपना आशीर्वाद बनाए रखना। लव यू बोथ। कहते हुए वो वापस रूम में आ जाता है और जब देखता है अब इसका अभी भी अनकंफर्टेबल होकर सो रही है, तो सोफ़े के पास जाता है और सोफ़े पे लगी हुई एक बटन को प्रेस कर देता है, जिससे सोफ़ा हल्का सा बड़ा हो जाता है, जिस पर कि अविस्का आराम से सो सकती थी। फिर वो भी अपने बेड पे चला जाता है। हल्की ही थकान की वजह से वो नींद की आगोश में चला जाता है। अगले दिन सुबह सुबह जब अविस्का की नींद खुली तो उसकी नज़र सबसे पहले उसके सामने बेड पे सोते हुए अक्षत पर गई। उस पर नज़र पड़ती ही अविस्का ने अपनी नज़रें फेर ली और गुस्से में बड़बड़ाते हुए बोली, सुबह सुबह इसका चेहरा देख लिया है, अब तो पक्का है कि मेरा आज का दिन बहुत ख़राब जाने वाला है। कहते हुए वो जल्दी से सोफे पर से उठ खड़ी हुई और रूम को देखने लगी। रात में उसने रूम पे ध्यान ही नहीं दिया था। वो रूम बहुत ही खूबसूरत था। हर तरफ सिल्वर और ब्लैक कलर के साथ रूम को डेकोरेट किया गया था। रूम में एक किंग साइड बेड लगा हुआ था। एक खिड़की थी जो बहुत बड़ी थी, लगभग 6 फीट हाइट और 3 फीट बिठाई की। उस खिड़की पर ट्रांसपेरेंट ग्लास लगाया गया था, जिसके ऊपर डबल लेयर कर्टन्स लगे हुए थे। अंदर की साइड ब्लैक पर्दे और इसके ऊपर सिल्वर कलर की, जो उस खिड़की को और भी ज़्यादा ग्रेसफुल बना रहा था। रूम में रखा हुआ सोफ़ा भी सिल्वर और ब्लैक मिक्स कलर का था। कवर्ड, बुक सेल्फ, स्टडी टेबल, सब कुछ बहुत ही सलीके से रखा गया था। यहाँ तक कि बुक सेल्फ पर किताबें भी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में रखे हुए थे। सब कुछ देखने में बहुत ही ज़्यादा एलिगेंट और सुंदर लग रहा था, पर अविस्का की नज़रें तो बस खिड़की पर ही अटकी हुई थी। उसके कदम अपने आप खिड़की की तरफ बढ़ने लगी। खिड़की के पास पहुंचकर उसने झटके के साथ खिड़की के पर्दे को खोल दिया, जिससे सुबह के सूरज की पहली किरण खिड़की से झांकते हुए अंदर आ गई। उन किरणों को महसूस करने के लिए अविस्का ने अपने दोनों बाजुओं को फैला दिया, जैसे कि वो सूरज की सारी एनर्जी को अपने अंदर समाहित करना चाहती हो। वो अपनी आंखें बंद करके खड़ी होकर कुछ देर तक वैसे ही खड़े रहने के बाद उसने अपने बैग से कपड़े निकाले और बाथरूम की तरफ चली गई। कुछ देर में जब वो वापस आई तो उसने देखा कि अक्षत अब सोया हुआ नहीं है, बल्कि वो तो रूम में ही नहीं दिख रहा था। ये देखकर अब इसका शांति से तैयार होने लगती है। कुछ ही देर में वो पूरी तरह से तैयार थी। रेड कलर की फ्रिल वाली साड़ी, जिसकी फ्रिल ब्लैक कलर की थी। साथ ही साथ उसने ब्लैक और रेड मिक्स चूड़ियाँ पहनी हुई थी। कानों में खूबसूरत झुमकी, होठों पर रेड कलर की लिपस्टिक, मांग में सिंदूर। वो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। पूरी तरह से रेडी होकर वो हॉल में सबके पास आई तो हॉल में काकी और ईशान दोनों बैठे हुए थे। ईशान ने जैसे ही अविस्का की ओर देखा, उसने अपने दोनों हाथों से अविस्का की नज़र उतारते हुए बोला, मेरी भाभी माँ को किसी की नज़र ना लगी। उसकी बात सुनकर अविस्का मुस्कुरा दी और मुस्कुराते हुए ही काकी से बोली, काकी यहाँ पूजा घर कहाँ है? उसकी बात सुनकर काकी मुस्कुराते हुए बोली, चलो बेटा मैं दिखाती हूँ। वैसे भी इस घर का पूजा घर तुम्हारी ही राह तक रहा था। अब तक भले ही मैं यहाँ दिया जलाती आई हूँ, लेकिन इस परिवार को एक बहू की ज़रूरत थी। उसकी बात सुनकर अविस्का बिना कुछ कहे मुस्कुरा देती है और काकी को फॉलो करती रहती है। कुछ ही देर में काकी घर में बने हुए मंदिर में आ जाती हैं और वहाँ पर पूजा करके वो कुछ ही देर में बाहर आ जाते हैं। बाहर आते ही काकी अविस्का से पूछती हैं, बेटा तुम्हें खाना बनाना आता है? उनकी बात का जवाब देते हुए अविस्का हाँ में अपना सर हिला देती है। तो काकी कहती हैं, बेटा
शायद तुम्हें पता हो कि आज ही तुम्हारी पहली रसोई की रस्म होगी। उनकी बात सुनकर अविस्का हाँ में सिर हिलाते हुए कहती है, हाँ, एक बार माँ ने बताया था। तभी ईशान किचन से बाहर आता है। उसके हाथ में प्रोटीन शेक की बोतल थी। उसे ऐसे प्रोटीन शेक की बोतल के साथ देखकर अविस्का क्यूरियस होते हुए पूछती है, वो क्या है ईशान, और किसके लिए? उसकी बात को सुनकर ईशान पहले अपने हाथ में रखे हुए प्रोटीन शेक को देखता है और फिर एक नज़र अविस्का पे डालकर कहता है, भाभी माँ, ये भाई के लिए है। उनकी एक्सरसाइज अब ख़त्म होने वाली होगी और एक्सरसाइज ख़त्म होने के तुरंत बाद भाई को प्रोटीन शेक चाहिए होता है, इसीलिए मैं ये भाई के लिए ले जा रहा था। उसकी बात सुनकर अविस्का हाँ में अपना सिर हिला देती है तो काकी उसे गाइड करते हुए किचन में चली जाती हैं और वहाँ काम कर रहे महाराज जी जब अविका को देखते हैं तो उसे अपने साथ ले जाते हैं। काकी उसे उसका काम समझा कर वापस चली जाती हैं। तभी वहाँ दौड़ते हुए ईशान किचन में आ जाता है। उसकी सांस अभी भी फूल रही थी। अब इसका जब उसको ऐसे देखती है तो जल्दी से गिलास पानी निकाल कर वो ईशान की तरफ बढ़ाती है। ईशान जल्दी से पानी के गिलास को अविस्का के हाथ से लेकर पीने लगता है। पानी को ख़त्म करने के बाद कहता है, थैंक्स भाभी माँ, इसकी बहुत ज़रूरत थी। उसकी बात सुनकर अविस्का मुस्कुराते हुए हाँ में अपना सर हिला देती है और फिर कहती है, वैसे तुम इसे भागते हुए कहाँ से आ रहे हो और यहाँ कोई काम है क्या? उसकी बात का जवाब देते हुए ईशान कहता है, भागते हुए मैं भाई के पास से आ रहा हूँ। मुझे पता है आज आपकी पहली रसोई है तो मैं आपकी हेल्प करने के लिए आ रहा हूँ। उसकी बात सुनकर अविस्का उसे मना करते हुए कहती है, इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं कर लूँगी। वैसे भी तुम्हें कॉलेज जाना है ना, चलो जाकर रेडी हो जाओ। उसकी बात सुनकर ईशान बहुत ही मासूम सा चेहरा बनाते हुए कहता है, भाभी माँ, मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। वैसे भी आज मैं कॉलेज नहीं जा रहा ताकि मैं आपको कंपनी दे सकूँ, क्योंकि भाई को तो ऑफिस जाना ही होगा तो आप घर में अकेले बोर हो जाएंगी। अब आप प्लीज़ मना मत कीजिएगा, प्लीज़। उसके इस मासूम से चेहरे को देखकर अविस्का मुस्कुराने लगी और बोली, अच्छा बाबा ठीक है, करो जो तुम्हारी मर्जी है। उसकी बात सुनते ही ईशान खुश हो जाता है और एक्साइटेड होकर जल्दी से अविस्का के गले लगते हुए कहता है, यू आर द बेस्ट भाभी माँ। तभी दोनों के कान में एक आवाज़ पड़ती है, तुझे नहीं लगता कि तू मेरी बीवी की कुछ ज़्यादा ही करीब आ रहा है? उसकी बात सुनकर दोनों उधर देखते हैं जहाँ से आवाज़ आई थी। वहाँ पर अक्षत अपने गुस्से से भरी हुई आंखों के साथ खड़ा था और लगातार ईशान को घूर रहा था। ईशान उसके ऐसे गुस्से को देखकर डर गया और हकलाते हुए बोला, वो मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो गया था। उसको ऐसे जवाब देते देखकर अविस्का हैरानी से ईशान को देखती, कभी अक्षत की तरफ देखने लगती। तभी अक्षत उससे कहता है, मेरे कमरे में आओ, कुछ बात करनी है तुमसे। और आते हुए एक ब्लैक कॉफ़ी लेते आना। कहते हुए वो बिना रुकी वहाँ से चला जाता है। उसके जाते ही अविस्का बुरा समूह बनाते हुए कहती है, ब्लैक कॉफ़ी लेते आना। इसी के साथ वापस मुड़कर कॉफ़ी बनाने लगती है। कुछ देर में ही कॉफ़ी के साथ अपने रूम में आती है तो देखती है रूम में कोई भी नहीं है, इसीलिए कॉफ़ी को टेबल पर रखते हुए वहीं बैठ जाती है। उसे बैठे हुए कुछ ही देर हुई थी कि तभी अक्षत बाहर के बाथरूम से आता है। उसे देख अविस्का का गला सूख जाता है और लगातार उसे घूरती रह जाती है। इस समय अक्षत लग ही इतना कमाल कर रहा था कि कोई भी लड़की देखती तो बस देखती ही रह जाती। उसके 8 पैक मसल्स, आर्म्स सब बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहे थे। ऊपर से नहा के आने के बाद उन पर पानी की बूंदें जमा थी जो उसकी बॉडी को और भी ज़्यादा हाईलाइट कर रही थी। अक्षत ने जब उसे ऐसे खुद को देखते देखा तो मुस्कुराते हुए अविस्का के करीब आ गया और उसके हाथ को पकड़ते हुए बोला, कहीं तुम सीड्यूस तो नहीं हो रही हो ना? वैसे अगर तुम हो रही हो तो मेरे लिए अच्छी ही बात है।
उनकी बात सुनती ही अविष्का उसे जोरदार धक्का देती है और कहती है, भाड़ में जाओ तुम्हारे जैसे इंसान से मुझे कोई अच्छी चीज़ एक्सपेक्ट ही नहीं करनी चाहिए थी। कहती हुई वो मुड़ कर जाने लगती है। तभी उसकी साड़ी का पल्लू अच्छत पकड़ लेता है। अविष्का को जैसे ही महसूस होता है कि अच्छत ने उसकी आंचल को पकड़ा हुआ है तो उसकी आंखों में गुस्से की लालिमा आ जाती है और अपने गुस्से को कंट्रोल करने के लिए अपनी आंखों को बंद कर लेती है। मुझे पता है मिस्टर अच्छत सिंह सिसोदिया कि आप में तमीज़ नहीं है। आपके लिए लड़कियां सिर्फ एक खेल है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपके हाथ मेरी आंचल तक पहुंच जाएं और मैं चुपचाप देखती रहूं। कहते हुए वो पीछे पलटकर एक जोरदार थप्पड़ अच्छत के गाल पे जड़ देती है। उसके थप्पड़ मारते ही अच्छत अपने एक हाथ को अपने गाल पे रख लेता है, लेकिन इसी समय उसे आंखों में अजीब सा गुस्सा दिखाई दे रहा था। उसने अपने दूसरे हाथ से अविष्का को अपने करीब खींच लिया और झटके के साथ उसको धक्का देते हुए बेड पे गिरा देता है और खुद उसके ऊपर आकर उसके दोनों हाथों को अपने मजबूत हाथों में थाम कर उसकी गर्दन पे अपने होंठ रख देता है। अच्छत के ऐसे रिएक्शन को देख अविष्का की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो खुद को अच्छत से दूर करने की नाकाम कोशिश करती रही, लेकिन अच्छत उसे छोड़ने के मूड में बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। अच्छत की होंठ लगातार अविष्का की गर्दन पे हरकत कर रही थी, लेकिन तभी उसकी नज़र अविष्का की आंखों से निकले आंसुओं पे गई, जिसे देखकर उसने फ़ौरन अविष्का से ऊपर हट गया और उसके बालों में पीछे से हाथ फंसाकर उसके चेहरे को अपने करीब कर बेहद संजीदगी से उसकी आंखों में देखते हुए बोला, अगर जिस्म की ही ख्वाहिश होती तो तुम्हें कब का अपना बना चुका होता। उसके लिए मुझे शादी जैसे पवित्र बंधन की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन तुम्हें अपना बनाने के लिए मैं प्यार का इस्तेमाल करना चाहता हूँ, ना कि ज़ोर ज़बरदस्ती का। तो आगे से अपने शब्दों को सही और उचित मात्रा में चुनकर ही इस्तेमाल करना। इतना कहकर वो अविष्का को छोड़ देता है। तभी अविष्का अपनी नफरत भरी आवाज़ में ही कहती है, अगर जिस्म की ख्वाहिश नहीं है तो फिर ये हरकत की वजह क्या थी? अरे आप तो ऐसे इंसान हैं जो पहले किसी लड़की की इज्जत उसके दुपट्टे को उसके वजूद से अलग करता है, फिर उसकी रिएक्ट करने पर उसे किस करके अपनी मर्दानगी साबित करता है। ऐसे इंसान से उम्मीद भी क्या की जा सकती है? उसकी बात सुनते ही अच्छत की आंखों में जो गुस्सा अभी था वो शांत करने की कोशिश कर रहा था, एक बार फिर पनप गया था, लेकिन अभी वो कुछ बोलता उससे पहले ही उसका फ़ोन रिंग करने लगा। जैसे ही उसने अपना फ़ोन देखा तो उसके अगले प्रोजेक्ट के पार्टनर का फ़ोन था, जिसे देखते ही उसने अपने गुस्से को शांत कर अपने फ़ोन को पिक कर लिया और वहाँ से निकलकर बालकनी में चला गया। उसके जाते ही अविष्का की आंखों में आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। वो दौड़ते हुए बाथरूम में जाकर टैप चलाकर फूट फूट कर रोने लगी। वहीं जब अच्छत अपनी बात ख़त्म करके रूम में आया तो उसे अविष्का कहीं भी नहीं दिखाई दी, लेकिन बाथरूम से नल के चलने की आवाज़ के साथ साथ सिसकियों की आवाज़ भी सुनाई दे रही थी, जिसे सुनकर अब उसे अपने आप पर ही गुस्सा आने लगा और उसने अपने हाथों को ज़ोर से दीवार पे पंच बनाकर मार दिया और खुद से ही बोला, सब जानते हुए भी अपना गुस्सा उस पर क्यों निकालता हूँ? ये बात तू भी अच्छी से जानता है। उसके ऐसे बर्ताव के पीछे वजह क्या है, लेकिन नहीं, तुझे तो बस अपनी गुस्से से मतलब होना है। यही सब सोचते हुए वो जल्दी से रेडी हो जाता है, क्योंकि उसकी आज एक बहुत इम्पॉर्टेंट मीटिंग थी। वो जल्दी से तैयार हो बिना किसी को कुछ बताए घर से निकल जाता है। वहीं अब इसका काफ़ी देर रोते रहने के बाद खुद को संभाल कर अपने चेहरे को साफ करती है और बाहर आती है तो वहाँ अच्छत उसे दिखाई नहीं देता। तो वो अपने आप को संभाल कर नीचे ईशान के पास चली जाती है तो किचन में अविष्का का इंतज़ार करते हुए अपने काम को किए जा रहा था। तभी अविष्का की आहट को सुनते हुए कहता है, भाभी माँ आप आ गई। कहते हुए वो जैसे ही पलटता है उसकी नज़र अविष्का की आंखों पे जाकर थम जाती है, जो रोने की वजह से लाल हो रखी थी। उसे ऐसे अपनी तरफ देखता देख अविष्का थोड़ी सी असहज हो जाती है, लेकिन फिर भी खुद को संभालते हुए पूछती है, क्या बात है ईशान, आप मुझे ऐसे ही क्यों देख रहे हैं? उसकी बात का जवाब देते हुए ईशान कहता है, भाभी
भाभी माँ रो क्यों रही थी? अविष्का उसके इस सवाल को सुनते ही अविष्का अचकचा जाती है और बात बदलते हुए जल्दी से कहती है, आपने तो सारी तैयारी कर ली है, तो अब आप वेट करो, मैं जल्दी से खाना बना देती हूँ। उसकी बात सुन ईशान जल्दी से उसके हाथ को पकड़कर बाहर हॉल में ले आता है और उसे सोफे पर बिठाकर खुद भी उसकी बगल में बैठते हुए कहता है, पहले आप मुझे अपने रोने का कारण बताइए और भाई कहाँ हैं? उसकी बात का जवाब में अविष्का अपने आंसुओं को कंट्रोल करते हुए कहती है, आपके भाई कहाँ हैं ये तो पता नहीं है। उसकी बात सुन ईशान कहता है, ये तो मेरे दूसरे सवाल का जवाब हुआ, पहला सवाल अभी भी बाकी है, उसका जवाब दीजिए। इस समय ईशान के चेहरे पे संजीदगी देखी जा सकती थी। उसे देख कर लग ही नहीं रहा था कि वो ईशान है जो हमेशा मस्ती करता रहता है और बोलता रहता है। इस समय उसके अंदर एक जिम्मेदार इंसान की झलक दिखाई दे रही थी, जिसे महसूस करते हुए अविष्का ने खुद को संभाल कर कहा, वो आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ है। जब मैं अपने माँ पापा से दूर हुई हूँ तो उनकी याद आ गई थी, इसीलिए ही आंखें नम हो गई। उसकी बात सुनते हुए ईशान की आंखों में भी नमी आ जाती है और वो कहता है, पता है भाभी माँ, भाई भी ऐसे ही हैं। उन्हें मैंने कभी भी रोते हुए नहीं देखा, लेकिन वो अक्सर अपने माँ पापा को याद कर आंखों की नमी को छुपाते रहते हैं। उसकी बात सुनकर अविष्का अपनी नज़रों को ईशान पर टिकाते हुए कहती है, उनके माँ पापा? क्या उनके माँ पापा आपके माँ पापा नहीं हैं? उसकी बात सुनते ही ईशान के होठों पे प्यारी सी मुस्कान छा जाती है और वो जवाब देते हुए कहता है, नहीं, भाई और मेरे माता पिता एक नहीं हैं। भाई ने मुझे गोद लिया है जब मैं लगभग 12 साल का था और भाई 20 साल के थे। उससे बहुत पहले ही भाई के पेरेंट्स की डेथ हो चुकी थी। वो अपना प्रोजेक्ट लॉन्च करना चाहते थे। एक दिन वो अपने किसी काम से बाहर जा रहे थे, तभी उनके सामने ही मेरी माँ को एक गाड़ी ने हिट कर दिया और ये एक्सीडेंट इतना ख़तरनाक था कि वो अपनी आखिरी सांस ले ली। लेकिन मैंने इससे पहले उन्होंने मुझे भाई के हाथों में सौंप दिया, क्योंकि उस एक्सीडेंट के बाद कोई भी मदद करने के लिए आगे नहीं आया था सिवाय भाई की। उसके बाद से भाई ने भी अपनी सारी जिम्मेदारियां बहुत ही अच्छे से निभाई और फिर उसके कुछ दिन बाद ही काकी हमारी ज़िंदगी में आई और अब हम एक परिवार हैं जिसमें पापा जैसे बड़े भाई का साया है तो काकी की ममता की छाँव है। ईशान की बात सुन अविष्का बहुत हैरान थी, क्योंकि जो चेहरा अविष्का ने अक्षत का देखा है वो चेहरा इस चेहरे से बिल्कुल ही अलग है। अविष्का अभी ये सब सोच ही रही थी कि ईशान ने कहा, भाभी मछली, पहले हम आपकी पहली रसोई की रस्म की पूजा करवाते हैं, फिर आज आपके पगफेरे की रस्म भी तो है। आपको आपके माँ पापा के पास ले चलूँगा। उसकी बात सुन अविष्का की आंखों में चमक आ जाती है। वो भी जल्दी से ईशान के साथ किचन में चली जाती है और फिर दोनों मिल गए जल्दी से खाना बना लेते हैं। खाना बन जाने के बाद दोनों ने मिलकर खाने को टेबल पर लगा दिया। इसी के साथ ईशान ने अविष्का को ही चेयर पर बिठाते हुए कहा, आप यहीं बैठो, मैं काकी को लेकर आता हूँ। उसकी बात सुनकर अविष्का अपना सिर हिला देती है और ईशान चला जाता है। जब ईशान अविष्का की आंखों से ओझल हो जाता है तब जल्दी से अपने पॉकेट से फ़ोन निकाल कर अक्षत को फ़ोन करता है। अक्षत एक ही रिंग में फ़ोन उठा लेता है तो ईशान इसे छेड़ते हुए कहता है, क्या बात है भाई, आप मेरे फ़ोन का ही इंतज़ार कर रहे थे क्या, जो पहली ही रिंग में फ़ोन उठा लिया। उसकी बात सुन अक्षत सब पका जाता है और जल्दी से कहता है, अभी अभी मेरी मीटिंग ख़त्म हुई तो फ़ोन हाथ में ही था, इसीलिए जल्दी उठा लिया। इसमें इतना सोचने वाली क्या बात है। उसकी बात सुनती ही ईशान के चेहरे पे स्माइल आ जाती है और वो कहता है, हाँ, इसमें इतना एक्सप्लेन करने वाली क्या बात है। उसकी बात सुन अक्षत झेप जाता है, लेकिन तभी उसी ईशान की आवाज़ आती है, भाभी माँ आपका अपनी पहली रसोई पे इंतज़ार कर रही हैं, तो आप जल्दी से आ जाओ। इतना कहकर उसने फ़ोन कट कर दिया। ईशान का फ़ोन कट होते ही अक्षत जल्दी से ऑफिस से निकल जाता है। वहीं ईशान काकी के रूम में जाता है तो देखता है कि काकी अपने कबर्ड के पास कुछ कर रही हैं। ये देखकर वो जाकर काकी के बेड पे बैठते हुए कहता है, काकी क्या कर रहे हो आप? वहाँ आपकी बहू आपका इंतज़ार कर रही है और आप यहाँ काम में लगे हो। उसकी बात सुनते ही काकी कहती हैं, अरे नहीं बच्चा,
मैं तो आ ही रही थी, बस अविष्का की पहली रसोई के लिए जो शगुन रखा था वही निकाल रही थी। उनकी बात सुनकर ईशान अपना सर हाँ में हिला देता है और फिर काकी को साथ लेते हुए बाहर डाइनिंग हॉल की तरफ जाता है, जहाँ अविष्का बैठी हुई दोनों का इंतज़ार कर रही थी। उन्हें आता देख वो अपनी चेयर पर से खड़ी हो गई। काकी और ईशान ने आकर अपनी अपनी जगह ले ली। तभी अचानक से अक्षत वहाँ आकर फैमिली के हेड की चेयर पर बैठ गया, जिसे देख अविष्का का मुंह बन गया। उसके चेहरे को देख कर ऐसा लग रहा था जैसे अक्षत का आना पसंद नहीं आया। अक्षत ने उसके चेहरे पर आए इस भाव को देख लिया था, लेकिन उसने कोई रिएक्ट न करते हुए मन ही मन कहा, ऐसे ही रिएक्शन की उम्मीद थी। अब करेगा छिछोरों वाली हरकत तो क्या होगा। और तो और अपनी हरकत करके रुला भी दिया उसे। वो मन ही मन खुद को कोस रहा था। वहीं अविष्का ने इसकी प्लेट में खाना सर्व कर दिया था। आज खाने में ईशान और अविष्का ने मिलकर बहुत कुछ बनाया था, जैसे मटर पनीर, कोफ्ता, रायता, वाइल्ड राइस, दाल फ्राई, कचौरी। इन सब के अलावा मीठे में खीर और गुलाब जामुन अविष्का ने काकी और ईशान की प्लेट में भी सर्व कर दिया था। तभी ईशान की आवाज़ आई, भाभी माँ आई सर, मुझसे तो अब इंतज़ार ही नहीं हो रहा है खाने का। उसकी बात सुन अविष्का भी मुस्कुराते हुए कहती है, मैं भी यही सोच रही हूँ आपके हाथों का टेस्ट लेने के लिए। अब मुझसे भी इंतज़ार नहीं हो रहा है। उन दोनों की बात सुनकर काकी बोली, अब आप दोनों को पता है अगर हम आपकी जगह होते तो क्या करते। उनकी बात सुनकर तीनों की ही नज़र काकी की तरफ घूम गई। तभी काकी ने कहा, आप लोग जो बात करने में टाइम वेस्ट कर रहे हैं उस समय का प्रयोग हम खाना खाने में करते, तब हम फटाफट से खाने का टेस्ट पता चल जाता। उनकी बात सुनकर तीनों के ही चेहरे पे मुस्कुराहट छा गई, लेकिन अक्षत ने अपनी मुस्कान को जल्दी ही छुपा लिया और जल्दी जल्दी खाना खाने लगा। ईशान ने अपने मुंह में पहला निवाला रखते ही कहा, भाभी माँ यू आर द बेस्ट, बहुत ही टेस्टी खाना है, आई जस्ट लव इट। उसकी बात सुनकर अविष्का बोली, लेकिन इन सब का अकेला क्रेडिट मुझे ही नहीं जाता, बल्कि आपका ही उतना ही हाथ है इसे बनाने में। काकी ने भी तारीफ करते हुए कहा, वैसे मानना तो पड़ेगा इन भाभी देवर की जोड़ी ने खाना तो वाकई बहुत अच्छा बनाया है। उनके मुंह से तारीफ सुनते ही ईशान बोला, काकी धन्यवाद हमारी, जो आपने हमारी तारीफ में 2 बोल बोली, वरना तो मेरे कान ही तरस जाती है आपके मुंह से अपनी तारीफ सुनने को। उसकी बात सुनकर अचानक से अविष्का ने गंभीर चेहरा बनाते हुए कहा, वैसे ईशान मेरे दिमाग में काफ़ी दिनों से ये सवाल घूम रहा है जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। उसकी ये बात सुनते ही अक्षत की नज़र उस पर ही टिक गई, जैसे पूछ रहा हो, ऐसा भी क्या है जो तुम पूछना चाहती हो। तभी ईशान बोला, हाँ हाँ भाभी माँ पूछिए, मैं तो आपके हर सवाल का जवाब दे सकता हूँ। उसकी बात सुनते ही अविष्का बोली, वैसे ही मैं पूछना चाहती थी कि वो आपने बोलने के लिए कोई एक्स्ट्रा कोर्स किया है या फिर आप इस टैलेंट के साथ ही पैदा हुए थे। ये सुनते ही अक्षत के मुंह से हंसी निकल गई। वहीं काकी भी अपना मुंह छुपा कर हंसने लगी, लेकिन ईशान का मुंह बन गया। लेकिन वो जल्दी ही बोला, ये तो एक सीक्रेट है और मैं अपने सीक्रेट किसी को भी नहीं बताता। आप तो सब खुलकर हंसती, अब तो सब खुलकर हंसती। तभी अविष्का की नज़र हंसते हुए अक्षत पर पड़ी, तो जैसे उसकी नजरें में ही जम सी गई। अक्षत हंसते हुए लगी इतना प्यारा रहा था कि अविष्का का दिल तो बस उसकी हंसी में डूबता जा रहा था। तभी अक्षत की भी नज़र उस पर पड़ी और वो भी उसकी आंखों में देखने लगा। लेकिन तभी अविष्का को कुछ देर पहले हुआ वाक़या याद आ गया और उसकी आंखों में गुस्से की चिंगारी दिखाई देने लगी। इसी के साथ उसने अक्षत पर से अपनी नज़रें भी हटा ली। अक्षत ने जब अविष्का की आंखों में अपने लिए नफरत जैसा कुछ देखा तो उसने अपने चेहरे को झुका लिया और अपने खाने पर कंसंट्रेट करने लगा। तभी काकी बोली, बेटा आज अविष्का के पग फेरे की रस्म है, तो आज उसे अपने घर जाना है, तो ईशान उसे छोड़ आएगा। उनकी बात सुनते ही अक्षत को अचानक से जैसे ठसका लगा और वो खांसने लगा। उसको ऐसे खांसते देख कर अविष्का ने जल्दी से उसे पानी का गिलास दिया। वहीं काकी बोली, बेटा आराम से खाया कर, ऐसे जल्दी जल्दी क्यों करता है। माना कि तुझे फुर्सत नहीं है, पर खाना तो कम से कम चैन से बैठ और खा लिया कर। उनकी बात सुनकर अक्षत हाँ में अपना सर हिला देता है। तभी ईशान बोलता है, भाई
मैंने पहले ही भाभी से प्रॉमिस किया है कि उन्हें मैं लेकर जाऊंगा। उसकी बात सुनते ही बिना कुछ बोले अक्षत अपना सिर हिला देता है और स्वीकृति दे देता है। उसे इस तरह कुछ ना बोलता देखकर अब इसका मन ही मन चिढ़ते हुए कहती है, यहाँ देखो तो एक शब्द नहीं निकल रहे हैं और मेरे सामने लंबी लंबी मारने में एक कसर नहीं छोड़ता है। तभी अक्षत की आवाज़ उसके कानों में पड़ती है, जो बता तो काकी को रहा था पर देख उसे रहा था। वो कहता है, काकी अगर ईशान इन्हें छोड़ने जाता है तो ठीक है, लेकिन शाम को मैं पिक कर लूँगा। उसकी बात सुनती है विस्का जल्दी से कहती है, काकी मैं आज अपनी मम्मी पापा के साथ ही रहना चाहती हूँ, तो मैं आज वापस नहीं आऊँगी। उसकी बात सुनते ही अक्षत उसे घूर कर देखने लगता है, लेकिन अविस्का उसकी नज़रों को नज़रअंदाज कर देती है, जिसे देखकर अक्षत और भी ज़्यादा चिढ़ जाता है और वहाँ से उठकर बाहर की तरफ जाते हुए कहता है, तुम्हारी पहली रसोई का गिफ्ट अंदर रूम में रखा हुआ है और काकी मेरी एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग है, मैं जा रहा हूँ। कहते हुए वो घर से निकल जाता है। उसके जाने के बाद काकी मुस्कुराते हुए बोली, बेटा इसकी मूड का कुछ भी पता नहीं रहता है, कभी शांत है और कभी भड़क जाए, इसीलिए तुम इसकी बात को ज़्यादा मत सोचो। ये लो तुम्हारी पहली रसोई का नींव। अब इसका काकी के हाथ में एक बॉक्स देती है, जो उसे लेकर जैसे ही खोलती है उसमें काफ़ी सुंदर और पतला सा कंगन था। ये देखकर अब इसका काकी की तरफ सवालिया नज़रों से देखने लगती है तो काकी कहती है, ये मेरा नहीं है, ये अक्षत की माँ साहिब का है। अक्षत ने ये मुझे शादी से पहले ही दिया था। उसका कहना था कि उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी ख्वाहिश थी कि उनका ये कंगन उनकी बहू पहनी, इसीलिए वो मुझे दे दिया ताकि मैं तुझे दे सकूं। उनकी बात सुनकर अविस्का उस कंगन को अपने सर से लगा लेती है, जैसे वो कंगन ना होकर अक्षत की मॉम का आशीर्वाद हो। कुछ ही देर में अविस्का अपने घर की तरफ ईशान के साथ निकल जाती है। कुछ दूर जाने के बाद वो नोटिस कहती है कि कुछ गाड़ियाँ उसके पीछे पीछे आ रही हैं। ये देखकर अविस्का डर जाती है और जल्दी से ईशान से बोलती है, ईशान ये हमारी गाड़ी के पीछे इतनी सारी गाड़ी क्यों आ रही है। उसकी ऐसी घबराई हुई आवाज़ को सुनकर ईशान मुस्कुराते हुए कहता है, भाभी माँ आप चिंता क्यों कर रही हो, ये सब भाई के बॉडीगार्ड हैं, हम सब पर इनका पहरा होता है, क्योंकि जिस तेज़ी से भाई ने बिजनेस वर्ल्ड में अपनी जगह बनाई है उसी तेज़ी से भाई के दुश्मन भी बनते गए। अब तो ये नौबत आ गई है कि कहीं भी हमला हो जाता है और भाई की फैमिली उनकी सबसे बड़ी कमजोरी है, इसीलिए कहीं दुश्मन हमें टारगेट ना कर दे। इसीलिए भाई हमेशा हमारी पीछे सिक्योरिटी लगा कर रखते हैं। उसकी बात सुनने के बाद अविस्का को भी याद आता है कि जब वो पहली बार अक्षत से मिली थी तो उस समय भी उसके साथ बहुत सारे बॉडीगार्ड्स थे। ये सोचते हुए वो अपना सर हाँ में हिला देती है और अपना सर सीट से टिका कर आँखें बंद कर लेती है। ईशान जब उसे ऐसे सोते हुए देखता है तो वो हल्के से अविस्का की सीट नीचे कर देता है और हल्की आवाज़ भी गाना चला देता है। कुछ ही देर में दोनों अविस्का के घर पहुंच जाते हैं, जहां प्रताप जी और अनीता जी दोनों का इंतज़ार कर रही थी। अविस्का जब अपनी माँ पापा को अपने सामने देखती है तो जल्दी से उनके गले लग जाती है। उसे इस तरह देखकर अनीता जी कहती हैं, तुमने हमें एक ही रात में इतना मिस किया कि आते ही इमोशनल हो गई। उनकी बात सुनकर अविस्का प्रताप जी की तरफ देख कर कहती है, पापा समझा लीजिए अपनी धर्मपत्नी को, मैंने इन्हें मिस बिल्कुल भी नहीं किया, बल्कि मैं तो अपनी माँ को मिस कर रही थी। उसकी बात सुनकर अनीता जी मुस्कुराती हुई उसके सिर पे किस कर लेती हैं। तभी प्रताप जी कहते हैं, अनीता जी मैं भी लाइन में लगा हुआ हूँ अपनी बेटी से मिलने के लिए, अगर आप उसे फुर्सत देंगी तो मैं भी थोड़ा मिल लूँ। उनकी बात सुनते ही अविस्का प्रताप जी के गले लग जाती है। दूर खड़ा ईशान ये सब देख कर मुस्कुरा रहा था। उसे भी अभी अक्षत की याद आ रही थी। उसके लिए तो माँ बाप सब अक्षत ही था, उसने ही तो उसे पाल कर बड़ा किया था। ईशान अभी यही सब सोच रहा था कि तभी अनीता जी की नज़र उस पर पड़ी तो उन्होंने कहा, अरे ईशान बेटा वहाँ क्यों खड़े हो, अंदर आओ ना। उनकी बात सुनकर ईशान अंदर चला आया और फिर सब बैठकर बातों में लग गई।
जहाँ प्रताप जी और अनीता जी ईशान के बिहेवियर और आविष्कार के साथ उसकी बॉन्डिंग देखकर खुश हो रहे थे, वहीं ईशान को भी यहाँ आकर काफ़ी अच्छा लग रहा था। इन्हीं बातों के बीच उन्होंने खाना खाया और एक बार फिर बातों में लग गई। वहीं दूसरी तरफ ऑफिस में मीटिंग के बाद जब अच्छत अपने कैबिन में आया तो उसके कैबिन में एक लड़की बैठी हुई दिखाई देती है जिसकी पीठ दरवाजे की तरफ थी। ये देखकर वो अपने कोट के बटन लगाते हुए जाकर अपनी सीट पर बैठ जाता है और सामने की तरफ देखता है तो टीना आहूजा बैठी हुई मिलती है, जिसे देखते ही अच्छत की त्योरियाँ चढ़ जाती है और वो बिना उस पर ध्यान दिए ही अपने इंतकाम को उठाता है और कॉल लगा देता है। जैसे ही दूसरी साइड से कॉल पिक होती है, अच्छत कहता है, प्रियांशु मेरे कैबिन में कचरा कैसे आ गया। उसकी बात सुनकर एक पल को प्रियांशु भी चौंक जाता है और कहता है, क्या हो गया भाई, कैसा कचरा और कौन रख कर गया है कचरा। उसकी बात सुनकर अच्छत अपने वासी अंदाज में कहता है, मैनेजर प्रियांशु आप अभी के भी मेरे कैबिन में आइए। उसकी ऐसी बात सुनकर प्रियांशु कहता है, यस सर, मैं अभी पहुंच रहा हूं, बस 2 मिनट, कहकर वो फ़ोन रख देता है और फ़ौरन अच्छत के कैबिन की तरफ बढ़ जाता है। इधर खुद को कचरा कहे जाने पे टीना की गुस्से की सारी सीमाएं पार हो रही थी, लेकिन फिर भी वो अपने गुस्से को संभालते हुए कहती है, मिस्टर सिसोदिया, आपको नहीं लगता कि आपको मैनर्स के साथ बात करना चाहिए। आप जानते भी हैं आप किससे बात कर रहे हैं। मैं आहूजा फर्म की बेस्ट प्रोग्रामर हूँ। आप मुझसे इस तरह बात नहीं कर सकती। उसकी बात सुनते ही अच्छत अपने टेबल पे हाथ मारते हुए कहता है, तुम जैसी गिरी हुई और वाहियात लड़की के साथ मुझे कैसे बात करना चाहिए ये मुझे अच्छे से पता है। उसकी ऐसी बातें और उसका गुस्सा देख कर टीना सहम जाती है, लेकिन वो अपने डर को काबू में कहते हुए कहती है, मिस्टर सिसोदिया, आपने हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट तोड़कर बहुत बड़ी गलती की है। आपको पता होना चाहिए हमारे नए गेम का कॉन्सेप्ट और ग्राफिक्स कितना अमेजिंग है। आप एक बार चेक करके देख सकते हैं। उसकी बात सुनकर अच्छत कहता है, अगर मुझे तुम्हारी या तुम्हारी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म करने के बदले मेरे खून और पसीने से बनाई हुई इस कंपनी को भी कुर्बान करना पड़े तो भी मुझे मंजूर होगा, लेकिन मैं कभी भी तुम्हारे साथ डील नहीं करूँगा। तब तक प्रियांशु गेट पे नॉक करता है। नॉक की आवाज़ सुनकर अच्छत कमीन कहता है। इसी के साथ प्रियांशु कैबिन के अंदर आता है। उसके आते ही अच्छत प्रियांशु पे भड़कते हुए कहता है, इसीलिए मेरे कैबिन में आने की इजाज़त किसने दी। एक बार मैंने मना किया कि ये यहाँ मुझे दिखाई नहीं देनी चाहिए, तो फिर ये मेरी कैबिन तक आई कैसे। उसके गुस्से को देखते हुए प्रियांशु जल्दी से टीना की तरफ बढ़ गया और बोला, मिस आहूजा, मेरे ख्याल से अब आपको जाना चाहिए। आपने मुझसे अच्छत से मिलने के लिए सिर्फ 10 मिनट मांगे थे और आपने कहा था आप कन्विंस करना चाहती हैं, इसीलिए मैंने आपको मौका दिया। अब मुझे नहीं लगता आपको कभी दोबारा वापस आना चाहिए। उसकी बात सुनकर टीना गुस्से में वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद प्रियांशु अच्छत को वहीं रखे सोफे पे बिठाता है और उसके सामने पानी बढ़ाते हुए कहता है, भाई ये ले तू पानी पी और अपने गुस्से को शांत कर। उसकी बात सुनकर अच्छत पानी पीता है और कहता है, जब तुझे इससे हुई पुरानी मीटिंग की बात पता थी तो तूने फिर से इसे अपॉइंटमेंट क्यों दिया। सारा दिन ख़राब कर देती है। एक तो इसकी सड़ी हुई शक्ल को देखो और ऊपर से इसकी रिवीलिंग ड्रेस भी। अरे नॉर्मल लोग तो सिर्फ चेहरे पर मेकअप कहते हैं, लेकिन मुझे तो लगता है इससे अगर मैं हाथ मिलाऊं तो मेरे हाथ पर भी मेकअप लग जाए। उसकी ऐसी ऊट पटांग बातें सुनकर प्रियांशु हंसते हुए कहता है, तुझे अभी इस तरह देख कर ना मुझे ईशान की याद आ गई। वो भी बोलना शुरू करता है तो बस रुकता ही नहीं है। अब चल, खुद के गुस्से को संभाल और काकी घर पे इंतज़ार कर रही होंगी तो घर जा। उसकी बात सुनकर अच्छत हाँ में अपना सिर हिला देता है, जबकि ईशान का नाम सुनते ही उसके दिमाग में सुबह हुई सारी बात घूमने लगी। जब काकी ने कहा था आज तुम वहीं रह जाना, तभी अच्छत खुद से बड़बड़ाते हुए कहता है, क्या सच में आज वो माँ पापा के पास ही रुकी है। इसी के साथ वो अपना कोट उठाकर बाहर की तरफ चला जाता है। अच्छत अपने घर पहुंचता है तो देखता है आज घर काफ़ी शांत है।
कोई भी हॉल में दिखाई नहीं देता है, तो जो उसके लिए इंतज़ार कर रहे महाराज जी से पूछता है, महाराज जी आज कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा है, सब कहाँ गए हैं। उसकी बात सुनकर महाराज जी कहते हैं, वो भाभी और ईशान बाबा तो भाभी के घर गए हैं, आज वो लोग नहीं आएंगे। उनकी बात सुनकर अच्छत मन ही मन कहता है, मतलब सच में वो आज माँ पापा के पास ही रुक गई। फिर महाराज जी से कहता है, और काकी वो कहाँ हैं। उसके सवाल का जवाब देते हुए महाराज जी कहते हैं, वो दरअसल आज काकी की तबीयत ठीक नहीं थी, इसीलिए वो दवाई लेकर आराम कर रही हैं। आप फ्रेश हो जाइए, मैं आपका खाना लगा देता हूँ। उसकी बात सुनकर अच्छत कहता है, महाराज जी खाना मेरे कमरे में दे दीजिएगा, आज काफ़ी थक गया हूँ। तो उसकी बात सुनकर महाराज जी हाँ में सिर हिला देते हैं और किचन की तरफ बढ़ जाते हैं। वहीं अच्छत भी अपने कमरे की तरफ बढ़ जाता है। थोड़ी देर में महाराज जी कमरे में आते हैं तो वहाँ कोई नहीं होता है, तो वहीं खाना टेबल पर रख कर चले जाते हैं। कुछ देर बाद अच्छत बाथरूम से नहाकर बाहर आता है। वो काफ़ी फ्रेश लग रहा था। बाहर आकर उसकी नज़र वहीं टेबल पे रखे हुए खाने पे पड़ती है, पर उसका मन खाना खाने को नहीं हो रहा था, इसीलिए वो बिना खाए ही सीधे बालकनी की तरफ चला जाता है। बालकनी में एक दीवार थी जहाँ पर काफ़ी सारी बेल लटक रही थी। उन बेलों के पास जाकर वो एक बेल को खींच लेता है। उसकी बेल को खींचते ही वो दीवार एक तरफ को खिसकने लगी। कुछ ही देर में वहाँ एक दरवाज़ा नज़र आने लगा। दरवाजे को देखकर अच्छत ने धीरे से उस दरवाजे को खोल दिया और उसके अंदर चला गया। उसके जाते ही वो दीवार एक बार फिर से दिखाई देने लगा। रूम के अंदर काफ़ी अंधेरा था। तभी अच्छत ने अपने पॉकेट से एक रिमोट निकाला और उसके एक बटन को प्रेस किया। उसकी बटन को प्रेस करते ही हर ओर रोशनी फैल गई। उस रोशनी में वहाँ रखे हुए सारे सामान दिखाई देने लगे। वहाँ बहुत सारी कैनवास रखी हुई थी, साथ ही साथ कई सारी पेंटिंग स्टैंड, बहुत सारे ब्रशेस वहाँ रखे हुए। सारे कैनवास पर वाइट कलर का पर्दा चढ़ा हुआ था। तभी अच्छत ने वहाँ रखे कैनवास के ऊपर से पर्दा हटा दिया, जिससे उसमें की गई पेंटिंग साफ नज़र आने लगी। उस पेंटिंग में अविष्का की बहुत ही सुंदर पेंटिंग बनाई हुई थी। ये पेंटिंग उस टाइम की थी जब पहली बार अच्छत और अविष्का की मुलाकात हुई थी। अविष्का की आंखों में आंसू लबालब भरे हुए थे। चेहरे को इतनी बारीकी से बनाया गया था कि उसके चेहरे के हर एक इमोशन साफ झलक रहे थे। पेंटिंग पे हाथ फिराते हुए अच्छत कहता है, आज तक मैंने हमेशा सुना है कि लोग आँखों के जरिए दिल में बस जाते हैं, पर तुम्हारे साथ मेरी कंडीशन बिल्कुल ही अलग है। तुम्हें जब पहली बार देखा था तब मेरी नज़रें ज़रूर तुम पर ठहरी थी, पर मैं उसे इग्नोर कर देता। लेकिन तुम्हारा मुझे थप्पड़ मारना और गुस्से में मेरा तुम्हें किस कहना कहीं न कहीं मेरे दिल में जगह बना लिया। तुम्हारी वो आंसू भरी आँखें इस जहन में ऐसी बसी कि मैं तुम्हें एक पल को भी अपनी नज़रों से हटा नहीं पाया। जब भी आंखें बंद करता था तभी तुम्हारी वो आंसू भरी आँखें दिखाई देने लगती। पहले तो लगा ये गिल्ट है, क्योंकि मैंने तुम्हें जाते हुए देखा था, तुम वहीं बैठकर फूट फूट कर रो रही थी। लेकिन जल्दी ही मुझे एहसास हो गया कि तुम मुझे गिल्ट की वजह से याद नहीं आ रही थी, बल्कि इसके पीछे एक वजह है। लेकिन वो वजह समझ नहीं आया कि क्या है। लेकिन फिर भी ये दिल तुम्हारे बारे में जानने को चाहता था, इसीलिए मैंने राज से तुम्हारे बारे में पता लगाने को कहा। इतना कहते हुए वो आगे बढ़ा और अगले ही पल दूसरे कैनवास पर से पर्दा हटा दिया। वहाँ भी अविष्का की खूबसूरत पेंटिंग थी, जिसमें अविष्का जब पहली बार अच्छत से ऑफिस में मिली थी। अविष्का का वो काले रंग से रंगा हुआ चेहरा, अच्छत ने उसे ऐसे बनाया था जैसे वो काला रंग उसके लिए कुछ और ना होकर उसका कोई आभूषण हो, जिसमें अविष्का और भी ज़्यादा खिली हुई नज़र आ रही थी। सच ही कहा है किसी ने, खूबसूरती का आकलन हम रंग देख कर नहीं कर सकते हैं। जहाँ श्याम अपने श्यामल रंग के साथ ही मनोहर बने, वहाँ रंगों का आकलन क्यों किया जाता है। अच्छत ने उस पेंटिंग पर अपने हाथ फिराते हुए कहा, तुम्हारा ये रूप बहुत खास है मेरे लिए। जानती हो क्यों? क्योंकि इस रूप को देख पहली बार मेरा दिल धड़का था। कभी सोचा नहीं था
कि किसी को देखकर मेरे दिल धड़क सकता है, पर ये धड़कन बिल्कुल वैसी ही थी जैसे मेरी धड़कन की रफ्तार तुम्हें किस कहते हुए हुई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ ही हो क्या रहा है, पर बाद में मुझे पता चला ये प्यार है जो मुझे तुमसे पहली ही मुलाकात में हो चुका है। इसी के साथ वो अगले कैनवास की तरफ बढ़ा जहाँ उसने आविष्कार की तब की पेंटिंग बनाई हुई थी। जब आविष्कार ने टीना आहूजा को सुनाया था, उस पेंटिंग को देखते ही अक्षत हंस पड़ा और बोला, वैसे तुमने जो मेरे बारे में सोच रखा है वो बिल्कुल ही गलत है। आज तक मैंने तुम्हारे अलावा ना किसी को छुआ है, ना ही किसी को छूने की कोशिश करूँगा। लेकिन जब तुमने उस टीना आहूजा को सुनाया था, सच कहूँ तो दिल से खुशी हुई थी। हालांकि मैं नहीं जानता था कि तुम वही हो जो उस दिन मुझसे मिली थी, पर सच में खुशी हुई थी। उसके बाद एक और पेंटिंग सामने आई जब अब इसका अक्षत को अपने घर में अपने कमरे में लेकर गई थी। जब अक्षत ने शादी की बात कही थी, उस पेंटिंग को देखते हुए अक्षत बोला, हाँ पता है तुमसे मैंने ज़बरदस्ती शादी की है, पर सच कहूँ तो मैं ऐसे तुमसे शादी नहीं करना चाहता था, बल्कि मैं चाहता था कि जब तुम्हें अपने प्यार का एहसास हो तभी शादी करूँगा। बस सिचुएशन ही ऐसी पैदा हो गई कि मुझे ऐसे ही तुम्हें ब्लैकमेल करके शादी करनी पड़ी। पर कोई बात नहीं, अब तो तुम हर समय मेरे साथ ही हो, तो मैं कभी भी तुम्हें अपनी फीलिंग का एहसास करवा सकता हूँ। और मुझे भरोसा है कि जैसे मैं तुम्हें अपने दिल की गहराइयों से प्यार करने लगा हूँ, जल्दी तुम्हारे दिल में भी मेरे लिए प्यार की चिंगारी जगेगी और उस दिन मैं तुमसे कुछ भी नहीं छुपाऊँगा। उसके बाद उसने अगली पेंटिंग खोली तो उसमें आविष्का दुल्हन बनी हुई थी। ये देखकर अक्षत बोला, सच कहा है किसी ने, एक लड़की जब दुल्हन बनती है तो सबसे खूबसूरत लगती है। तुम भी बहुत खूबसूरत हो और उससे ज़्यादा खूबसूरत तुम दुल्हन के रूप में लग रही थी। मेरे ख्याल से तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत दुल्हन थी। कहते हुए वो वहीं साइड में रखा हुआ पेंट ब्रश उठाया और बड़ी ही खूबसूरत शब्दों में लिखा, आई लव यू माई AYI। साथ में उसने हार्ट का साइन बनाया और पेंट ब्रश रख दिया और बोला, तुम्हारा ये रूप हमेशा मेरी आंखों में समाया रहेगा। इसी के साथ वो अगली तस्वीर की तरफ बढ़ गया जिसमें आविष्का सुबह की तरह तैयार थी। उस तस्वीर को देखकर अक्षत बोला, इस रूप में तुम मेरी आंखों को सुकून दे रही थी। सच कहूँ तो तुम्हें देखकर एहसास हो रहा था कि तुम अब मेरी हो और हमेशा रहोगी। तुम्हारा सजना सवरना अब सिर्फ मेरे लिए है। कहते हुए हल्की सी उसने आविष्का के माथे पे किस किया और फिर बाकी की सारी पेंटिंग को खोल कर देखने लगा। और भी कई सारी पिक्चर्स थी वहाँ आविष्का की जिसे अक्षत ने अपने हाथों से पेंट किया था। अक्षत वहीं एक चेयर पे बैठ गया और अपने सर को उस चेयर के बैक से लगाते हुए अपनी आंखें बंद कर ली और बोला, मैं तुमसे सॉरी भी कहना चाहता हूँ अपने बिहेवियर के लिए जो मैंने तुमसे आज सुबह किया। मुझे पता है मैंने बहुत ही बुरा व्यवहार किया। पता नहीं मुझे क्या हो जाता है जब भी मैं गुस्से में होता हूँ, अपने आप पर से अपना आपा खोने लगता हूँ। उसके लिए मुझे माफ़ कर देना। इतना कहते ही अक्षत के आंसू की एक बूंद ने आँखों का साथ छोड़कर उसके गाल पर लुढ़क आई, जिसे उसने साफ करने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं की। वैसे ही बैठा रहा। कुछ देर बाद उठकर एक और पेंटिंग करने लगा। जब वो आविष्का के ऊपर था और आविष्का उसे रोकने की कोशिश कर रही थी, पेंटिंग कंप्लीट करके उसने पेंटिंग के कोने में लिखा, मैं अपनी इस हरकत के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। इसके बाद उसने उस पेंटिंग को सूखने के लिए छोड़ दिया और वहीं रखी रेस्ट चेयर पे बैठ जाता है। दोस्तों, इस कहानी के इस चैप्टर का एंड यहीं पे कहती हूँ। चलिए मिलती हूँ कहानी के नेक्स्ट चैप्टर के साथ। आगे का इस कहानी के आगे के पार्ट आप लोगों से ना छूटे, इसलिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बेल आइकन को ऑल पे ज़रूर सेलेक्ट कर देना फ्रेंड्स, ताकि जब भी इस कहानी का न्यू पार्ट अपलोड करूँ तो नोटिफिकेशन आप लोगों को तुरंत मिल जाए। और अगर आप लोगों में से जिन लोगों ने इस कहानी के पहले दूसरे चैप्टर को नहीं पढ़ा है तो लिंक कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया, आप लोग पढ़ सकते हैं।